हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लास। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प की संरचना कैसी होती है। हमने जाना था जो पुमंग होता है, एंड्रोसियम होता है, उसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते थे उसकी एक इकाई को? पुंकेसर अर्थात स्टेमेन कहते थे। और हमने जाना था जो जायांग होता है, जो गाइनोसियम होता है, उसकी एक इकाई को क्या कहते थे? स्त्री केसर अर्थात पिस्टल। और हमने जाना था कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो उसमें हमने जाना था जो नर में जनन होता है उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि परागकण की संरचना कैसी होती है। फिर हमने बताया था उसका जो परागकण की संरचना मैंने बना के बताया था, उसमें देखा था जो ऊपर वाला लेयर होता है, जो बाहर का लेयर होता है, उसे हम एक्जाइन कहते थे, और जो अंदर वाला भाग होता था उसको क्या कहते थे? एंटाइन कहते हैं। और फिर क्या हुआ, उसमें जो न्यूक्लियस होते थे वो दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते थे। एक को हम क्या बोलते थे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को क्या बोलते थे? जनरेटिव न्यूक्लियस। और जनरेटिव न्यूक्लियस से क्या होता था? नर युग्मक बन जाता था। इसमें अब हम चैप्टर सेकेंड का ही पार्ट का ही आगे का देखेंगे कैसे क्या होता है। पार्ट 2 वीडियो है ये, वो पार्ट 1 वीडियो था ये। इसमें हम देखेंगे अब, उसमें मैंने मेल पार्ट को बताया था आपको, स्टेमेन के बारे में हमने स्टडी किया था। इसमें हम पिस्टिल के बारे में स्टडी करेंगे अर्थात स्त्री केसर के बारे में। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं पिस्टिल की संरचना ऐसी ही होती थी, जिसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे? ये जो पार्ट है इसको हम स्टिग्मा बोलते थे, जिसको हम हिंदी में वर्तिकाग्र कहते थे। ये वाला जो है स्टाइल है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और ये जो है ओव्यूल्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम ओवरी कहते हैं अर्थात अंडाशय। और ये इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स बने हुए जिसे हम बीजांड कहते हैं हिंदी में। अभी हम यहाँ पे आगे एक बीजांड के बारे में जानेंगे, देखेंगे कैसा होता है। तो ये देखिए आप लोग, ये ओव्यूल का एक पार्ट बना के मैं आपको, अगर एक पार्ट बना के मैं यहाँ दिखाऊं तो इस तरह से ये बनता है। ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये जो है स्टाइल है, और ये ओवरी है। जो इसमें ओव्यूल का जो होता है, ये ओव्यूल ये दो आवरण से घिरा होता है। आप देख रहे हैं ये जो इसके बाहर का आवरण होता है उससे हम आउटर इंटीगमेंट कहते हैं अर्थात बाह्य आवरण कहते हैं। और जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको हम इनर इंटीगमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनर इंटीगमेंट। अर्थात अंतः आवरण हिंदी में हम बोल सकते हैं। ये आवरण जो ये इनर इंटीग्मेंट, ये आवरण क्या होता है? आगे आप देख रहे हैं इस स्थान पर अपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर छिद्र हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जहाँ ये अपूर्ण हो जा रहा है, जहाँ छिद्र हो, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। अर्थात इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बीजांड द्वार। क्या बोल सकते हैं? बीजांड द्वार। जो ये बीजांड द्वार है, इसी के द्वारा जो है पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है। इसके जो आप माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं चलाजय। चलाजा बोल सकते हैं अर्थात हिंदी में हम निभाग बोलते हैं, जिसको निभाग बोलते हैं।
ओव्यूल जो है जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। आप देख रहे हैं ये ओव्यूल जो है इस स्थान पे यहाँ इससे जुड़ा है, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बीजांड वृंत। हिंदी में बीजांड वृंत बोलते हैं। ओव्यूल क्या है? यहाँ पे इससे जुड़ा है। जो ये वाला पार्ट है इसे हम न्यूसिलस बोलते हैं। न्यूसिलस बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बीजांडकाय बोलते हैं। इसे हम न्यूसिलस बोलते हैं। न्यूसिलस के अंदर ही क्या होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं जो होती हैं माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं। जो भ्रूण कोश है इसमें ऐसे 3 कोशिकाएं बन जाती हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं, तथा 3 कोशिकाएं जलाजय की तरफ होती हैं। ये जलाजय की तरफ होती हैं और एक कोशिका जो होता है मध्य में होता है। एक कोशिका मध्य में होता है। ठीक है। इस वाले कोशिका को हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एंटीपोडल सेल बोलते हैं। हिंदी में इसको हम प्रतिमुख कोशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिमुख कोशिकाएं। और ये जो माइक्रोपाइल की तरफ जो कोशिकाएं हैं, इसका जो ये साइड वाला है कोशिका, इन दोनों को हम साइड वाले कोशिका को हम बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। जो ये बाहर वाला दोनों साइड वाला जो है कोशिका, इसको हम सिनर्जिड बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम हिंदी में सहायक कोशिका बोल सकते हैं। सहायक कोशिका कहते हैं। और जो बीच में कोशिका पाई जाती है उसे हम एग सेल कहते हैं। जो ये बीच वाला आप देख रहे हैं, जो ये बीच वाला है, इसको हम एग सेल बोलते हैं। अंड कोशिका जिसको हम बोलेंगे हिंदी में। एग सेल, जो ये बीच वाला पार्ट है, इसको हम एग सेल बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं। ठीक है। ये जो ओव्यूल्स के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो 2 सेल हैं ये आपस में सटे हुए पाए जाते हैं। इसे हम द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। द्वितीय केंद्रक अर्थात पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि 8 केंद्रक हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 8 केंद्रक, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केंद्रक हैं? 8 केंद्रक बन गए यहाँ पे। और इसमें से जो होता है 7 कोशिकाएं होती हैं। 8 केंद्रक हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। ये 8 जो है आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक हो गए और 7 कोशिकाएं। ये ऊपर नीचे का 3, ऊपर का 3 और ये बीच में, इसको हम 1 मान लेंगे। ये 7 कोशिकाएं हो गई। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ओव्यूल्स के अंदर कितने
केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ हमने देखा ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर पूरा हमने जाना कैसा होता है। ठीक है, जो बीजांड द्वार है, जो बीजांड है, इसका पूरा भाग जो है वो पैरेन्काइमेटस का बना होता है। तो ये एक परिपक्व ओव्यूल की संरचना है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की, अर्थात गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी अर्थात मेगास्पोरेंजियम में गुरु बीजाणु के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी में जो गुरु बीजाणु का निर्माण होता है उसी को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जो गुरु बीजाणु होता है वो मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। गुरु बीजाणु पुष्प के मादा भाग में जायांग के अंतर्गत होता है। हम यहाँ पर अब ओव्यूल की संरचना देखते हैं कैसा है। तो देखिए, ये आपका ओव्यूल बना हुआ है। जो अंदर का भाग है उसको हम बीजांडकाय न्यूसिलस कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। बीजांडकाय के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, अर्थात हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। ठीक है, यही अधोस्तरीय कोशिका क्या होती है? समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिका का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे ये जो अधोस्तरीय कोशिका द्वारा ये अधोस्तरीय जो कोशिका है ये समसूत्री विभाजन द्वारा, आप यहाँ देख रहे हैं ये सिंगल सेल है, फिर ये क्या हो रही है? दो कोशिका का निर्माण कर ले रही है, जिसको हम यहाँ पे इस वाले को हम बोलते हैं बीजाणु जनन कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल, और इस वाले को क्या बोलते हैं? भित्तीय कोशिका, और ये आप देख रहे हैं न्यूसिलस है। अब ये जो बीजाणु जनन कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यह क्या करती है? चार कोशिका का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे ये चार कोशिका बन जाती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जिसे हम अगुणित गुरु बीजाणु कहते हैं। इसको हम अगुणित गुरु बीजाणु कहते हैं। और जो ये भित्तीय कोशिका है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, भित्तीय कोशिका में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका होती है वो बिना विभाजित किए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ आपको बता दें, जो मेगा वर्ड है ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है, और जो माइक्रो वर्ड था वो मेल के लिए यूज करते थे। गुरु बीजाणु जो होता है जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका विभाजित होकर देख रहे हैं चार कोशिका बना ली, और ये अगुणित होती है। अभी मैंने आपको बताया अगुणित का मतलब होता है क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जो ये अगुणित बीजाणु जनन कोशिका बनती है इसमें से क्या होता है? तीन कोशिका, ये देख रहे हैं आप, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तीन कोशिका नष्ट हो जाती है, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ये वाली जो कोशिका यही क्रियाशील रहती है। यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक ही, तीन नष्ट हो गई और एक ही क्रियाशील रहती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है वो धीरे धीरे क्या होता है? वृद्धि करता है, और वृद्धि करके समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से क्या हो जाता है? दो कोशिका बन जाता है। ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाता है। एक जो होता है वो चलाजा की तरह होता है, और एक जो होता है माइक्रोपाइल की तरह होता है। बीजांड द्वार की तरफ एक कोशिका होता है और एक चलाजा निभाग की तरफ होता है। फिर क्या होता है? फिर से समसूत्री विभाजन होता है। इसमें फिर समसूत्री विभाजन होता है, विभाजित होकर
एक कोशिका से क्या बन जा रहा है, 2 कोशिका। यहाँ देख रहे हैं ये एक कोशिका से 2 कोशिका बन गया, और यहाँ भी एक कोशिका से 2 कोशिका, इस तरह से ये 4 कोशिका बन जाती है। फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर एक कोशिका से 2, एक कोशिका से 2, इस प्रकार 4 कोशिका, फिर यहाँ से एक कोशिका से 2, 1 से 2, मतलब इस तरह से इसमें क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन द्वारा 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इससे हम क्या कहते हैं, 8 कोशिका बन जाता है। अब इसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में फिर क्या होता है, अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे जो निभाग की तरफ होता है, यहाँ देखेंगे जो निभाग की तरफ कोशिका, उनमें से एक कोशिका सेंटर में आता है, और जो बीजांड द्वार की तरफ होता है इसमें से भी एक कोशिका सेंटर में आता है, और दोनों मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, द्वितीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो 3 कोशिका बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिमुख कोशिका। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कोशिका है, जो साइड वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, सिनर्जिड बोलेंगे। और जो ये बीच वाली कोशिका इसको हम अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये बन गया। और जो ये एक सेल होता है इसी को हम फीमेल गैमेट्स बोल सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक ओव्यूल की संरचना है, ये देख रहे हैं आप। जब क्या होता है, जब एक पॉलिन ग्रेन जो आता है वर्तिकाग्र पर बैठता है, फिर ये क्या होता है, एक ट्यूब का, जर्म ट्यूब का निर्माण कर लेता है। और इसी जर्म ट्यूब द्वारा क्या होता है, ये जर्म ट्यूब जो है बीजांड द्वार द्वारा क्या होता है, बीजांडकाय में एंटर कर लेता है। यहाँ आप देख रहे हैं क्या होता है, 2 नर युग्मक बन जाता है। इसमें से एक नर युग्मक जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है। एक नर युग्मक जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम ट्रिप्लॉइड भी बोल सकते हैं, 3n बोल सकते हैं। और एक जो नर युग्मक है ये एग सेल के साथ फ्यूजन करके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, जिसको हम 2n बोलेंगे। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में पहला जो है वो आर्थोट्रोपस होता है। इसको बीजांड वृंत जो होता है, बीजांड द्वार तथा भ्रूणकोश एक ही रेखा में स्थित होने पर आर्थोट्रोपस कहलाता है। जब बीजांड वृंत और बीजांड द्वार तथा भ्रूणकोश तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो इसको हम आर्थोट्रोपस कहते हैं। देखिए ये सारा क्या है, एक ही सी रेखा में है। अब एक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में एनेट्रोपस, जो इसमें क्या है, बीजांड वृंत, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूनिकल बोलते हैं, बीजांड वृंत में अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड द्वार बीजांडासन के समीप आ जाता है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अध्यावरण के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और थर्ड है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में हेमीट्रोपस। इसमें जो होता है बीजांड द्वार और निभाग, जिसको चलाजा बोलते थे, एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होती है और बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाते हैं। बीजांड वृंत के साथ क्या करते हैं, समकोण बनाते हैं, जिससे हम हेमीट्रोपस कहते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे परागण क्या होता है, अर्थात पॉलिनेशन क्या होता है। परागकण, जिसको हम पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्या मतलब हुआ, जो पॉलिन ग्रेन होता है वो एंथर से जब निकलकर स्टिग्मा पर आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन होता है ये 2 प्रकार से होता है। पहला कौन सा है,
स्वपरागण जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और सेकेंड है परपरागण जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ हम बात करेंगे स्वपरागण की। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प का, जैसे कोई पुष्प है और उसी का परागकण सेम उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे आपको समझाने के, जैसे ये कोई पुष्प है मान लीजिए, और इसका परागकण इसी पुष्प के स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण। इसका एग्जाम्पल हो गया स्वपरागण का टमाटर, मटर। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे सेकंड क्या देखे थे, परपरागण जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधों के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ आपको डायग्राम के द्वारा बताया, जैसे ये एक पुष्प है और ये भी पुष्प है, और इसी के पौधे के इस पुष्प के परागकण को इस दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर लाया जाए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ जो इसका एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन में गुलाब हो गया। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला वायु परागण, जिसको मतलब इसमें क्या होगा, वायु परागण में यही होगा कि हवा से मान लीजिए उड़कर कोई परागकण स्टिग्मा पर आ जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, वायु परागण। जैसे किसी दूसरे पुष्प का परागकण हवा में से उड़कर उसके स्टिग्मा पर आके गिर जाए, तो क्या होगा, वायु परागण। जंतु परागण भी, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, जैसे तितली मान लीजिए किसी फूल पे बैठी हुई है और फिर दूसरे पुष्प पे आकर उसका क्या होता है, परागकण उस पे चिपक गया और वो किसी दूसरे पुष्प पर आकर बैठ जाए, तो वो क्या होगा, जंतु परागण। जल परागण में क्या होता है, जंतु परागण ऐसे पौधे जो जलीय होते हैं और जल के माध्यम से स्टिग्मा पर पहुंचे, तो उसे क्या बोलेंगे, जल परागण कहते हैं। ठीक है, ये तो देखें हम परपरागण 3 तरह से होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कृत्रिम परागण, एक कृत्रिम परागण भी होता है, तो उसकी अब हम बात करेंगे। कृत्रिम परागण किसको कहते हैं, जब मानव द्वारा परागण किया जाए तो उसी को हम कृत्रिम परागण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 पौधे बने हुए हैं, एक कोई लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, और उसका हम अलग अलग पुष्पों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसी को कृत्रिम परागण बोलते हैं। जैसे अब ये दोनों पौधे अलग अलग हैं, अब हम चाहते हैं कि इसका क्रॉस इससे करा दिया जाए, तो नर युग्मक और मादा युग्मक इसका हो। मान लीजिए नर युग्मक इसका हो और मादा युग्मक इसका हो, या मादा युग्मक इसका हो सकता है, नर युग्मक इसका हो सकता है, तो इस तरह से कृत्रिम परागण कराते हैं। अब कृत्रिम परागण 2 प्रोसेस के द्वारा होता है। पहला हो गया विपुंसन। विपुंसन में मान लीजिए कि इसका मादा युग्मक लेते हैं, ये मादा युग्मक इसका लेते हैं और इसके पुंकेसर को क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं, तब इसका क्या होगा, परागकण यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। इसका पुंकेसर भाग को जब काट देंगे तो इसका क्या होगा, परागकण यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, विपुंसन। अर्थात बोल सकते हैं पुष्प के पुंकेसर को काट कर अलग कर देना ही क्या कहलाता है, विपुंसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, और सेकेंड प्रोसेस है इसमें थैलीकरण, जिसको बोलेंगे बैगिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टिग्मा को हम क्या करते हैं, थैली से कवर कर देते। मान लीजिए स्टिग्मा, इसको हम कोई थैली से कवर कर दिए, ऐसे थैली से कवर कर देते हैं, जिससे कि कोई परागकण इस पर आकर न बैठे। जैसे इसको थैली से कवर कर दिए तो इसका परागकण क्या होगा, इस पर आकर नहीं बैठ पाएगा। अब हम यहाँ बौने पौधे का पुष्प परागकण को परागकोश से निकालकर बौने
पौधे के पुष्प के पराग कण को पराग कोश से इसे निकाल कर क्या करेंगे, हम थैली हटाकर यहाँ पर इसके स्टिग्मा पर रख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, यह फ्यूज करके एक ऐसा पौधा बनाएगा जिसमें आधा लक्षण तो लंबे पौधे का होगा और आधा लक्षण बौने पौधे का होगा। इसी को अब हम बोल सकते हैं थैलीकरण। और इसी प्रोसेस को जैसे दोनों का फ्यूज करवाए, आधा लक्षण इसके आ गए और आधा लक्षण इसके आ गए, इसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम परागण। अब यहाँ हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है। तो ये आप देख रहे हैं पुष्प का स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, ये इसका स्टेमेन पार्ट है और ये इसका पिस्टल पार्ट है। जब स्टेमेन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब पराग कोश से निकलकर यहाँ पर पहुँचता है, वर्तिकाग्र पर जब इसके पहुँचता है, तो ये पॉलन ग्रेन फिर क्या कर लेता है, पॉलन ट्यूब बना लेता है, पॉलन ट्यूब बना लेता है ऐसे। पॉलन ट्यूब बना लेता है। और मैंने आपको पॉलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर बताया था तो हमने देखा था कि ऐसे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब मैंने बताया था तो यहाँ देखे थे हम दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा मैंने आपको बताया था जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता था वो क्या कर लेता था, दो नर युग्मक जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता था, दो नर युग्मक का निर्माण कर लेता। तो वही देख रहे हैं यहाँ पे, जब पराग कण जो होता है पराग कोश से निकलकर जैसे ही स्टिग्मा पर आता है तो वो अंकुरित होकर क्या कर लेता है, दो नर युग्मक बना लेता है, दो नर युग्मक बना लेता है ऐसे। और जब ये दोनों नर युग्मक ऐसे पॉलन ट्यूब से इसमें एंटर करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, ये इसको जो बोलते हैं एंटीपोडल सेल बोलते हैं, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे, और ये जो साइड वाला पार्ट होता था इसको सिनर्जिड बोलते थे, और ये जो बीच का पार्ट होता था उसको एग सेल बोलते थे। तो ये जब दोनों नर युग्मक यहाँ से पॉलन ट्यूब के द्वारा जब इसमें अंडाशय में एंटर कर रहे हैं तो एक जो होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है, एक नर युग्मक जो होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और एक नर युग्मक जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, जो नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम 3N बोल सकते हैं, ट्रिप्लॉइड बोल सकते हैं। और एक जो नर युग्मक जो एग सेल के साथ फ्यूज करता था वो एम्ब्रियो बना लेता था, ये जो है एम्ब्रियो बना लेता था, जिसका पोलॉइड कैसा होता है, 2N होता है, जिसको डिप्लॉइड बोल सकते हैं। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण कर लेता था। ठीक है, तो ये आपने देखा फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर दोहरा निषेचन हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप दो नर युग्मक दो फ्यूज करके दोहरा निषेचन हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो अंडाशय होता है अंडाशय जो होता है वह
फल में परिवर्तित हो जाता है, और जो बीजांड होता है वह क्या करता है, बीज बना लेता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा हुआ फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है। अब यहाँ हम देखेंगे तो इसमें अनिषेक फलन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इसमें क्या होता है, पुष्प से बिना निषेचन का फल का निर्माण हो जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब पुष्प में बिना निषेचन हुए दूसरा फल बन जाए उसे अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब बिना नर युग्मक के ही आए मादा युग्मक अपने खुद से फल बना ले उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अंगूर, केला, देखते हैं ना इसमें बीज नहीं पाए जाते, अनानास, ये सब क्या अनिषेक फलन के उदाहरण है। अब आगे है एक अनिषेक जनन क्या होता है, अर्थात पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाए, बिना निषेचन किए हुए ही भ्रूण बन जाए, बिना नर युग्मक के आए ही मादा से ही भ्रूण बन जाए और भ्रूण से ही क्या हो जाए, नया संतान उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।